जोनावास गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। आज आपके बीच में विधानसभा चुनाव को लेके आपसे बातचीत करने के लिए पहुंचा हूं। और ये चुनाव महेंद्रगढ़ की जनता के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, बेहद जरूरी चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि पिछले 45 साल से महेंद्रगढ़ में दो ही नेताओं का राज रहा है। दो ही नेता आप और हमारे वोट, आपके और हमारे वोट की ताकत से विधानसभा पहुंचे हैं। पहले लगातार 4 बार रामविलास शर्मा जी, उनको हमने अपनी वोट की ताकत से विधानसभा भेजा। फिर लगातार 3 बार राव दान सिंह जी, और फिर उसके बाद 2014 में फिर से रामविलास शर्मा जी, और आज 2019 में फिर से राव दान सिंह जी विधानसभा में आपके हमारे वोट की ताकत से मौजूद है। इस 45 साल में इतनी बार मौका देने के बावजूद भी, इतनी बार वोट देने के बावजूद भी, विधानसभा पहुंचाने के बावजूद भी, हमारे इलाके की जो जरूरतें हैं, हमारे लोगों की जो जरूरत है, इस इलाके का जो विकास होना चाहिए था, इस इलाके में जो काम होने चाहिए थे, हमारे ये दोनों नेता वो हक, वो अधिकार, वो काम इस इलाके के लिए नहीं कर पाए। आज पूरे हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, और महेंद्रगढ़ का अगर आप और हम नाम ढूंढने निकले विकास के मामले में, तो 90वें स्थान पे महेंद्रगढ़ का नाम आएगा। यहां की सड़कों की हालत, यहां पे सरकारी सुविधाओं की हालत, चाहे वो बिजली पानी की बात करो, चाहे वो सड़कों की बात करो, चाहे वो अस्पताल की बात करो, सरकारी स्कूलों की बात करो, आज हर व्यवस्था जो सरकार के माध्यम से हम लोगों को मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं, व्यवस्थाएं आज चरमराई हुई हैं। सरकारी स्कूल में आप और हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं है, अभाव है। प्राइवेट स्कूल में मजबूरी में लाखों रुपए फीस जमा करा के अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। अस्पताल में चले जाएं तो वहां अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, और कहीं डॉक्टर हैं तो अस्पताल में सुविधाएं नहीं है। आपका, हमारा कोई भी परिवार का साथी अगर मजबूरी में अस्पताल के दरवाजे पे पहुंच जाता है तो उसको तुरंत रेफर कर देते हैं, यहां से नारनौल, नारनौल से रोहतक। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, गांव में सड़कों की, गलियों की, नाली की समस्या, ये सब समस्याएं आप और हमको रोज देखनी पड़ती है, रोज बर्दाश्त करनी पड़ती है। इनके अभाव में हम लोगों को जीना पड़ता है। और जब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो अधिकारियों की मनमानी, कर्मचारियों की मनमानी, किसी भी दफ्तर में चले जाओ आप, जहां भी जाओगे तो वहां का अधिकारी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। चाहे थाने में चले जाना, चाहे कोर्ट में चले जाओ, सचिवालय में चले जाओ, बिजली के दफ्तर में चले जाओ, जहां भी जाओगे अधिकारी आप और हमसे सीधी बात नहीं करता, मनमाने तरीके से अपनी कलम चलाता रहेगा। और जब पूछेंगे कि भाई ये अधिकारी हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा, तो कोई धीरे से आपको, हमको इशारा करके बताएगा कि कुछ पैसे वैसे खर्च करो, कुछ जेब में हाथ डालो, तब ये बात सुनेगा। मतलब हर दफ्तर से भ्रष्टाचार में सारे के सारे अधिकारी लगे हुए हैं और आप और हमको लूटते हैं। जब इनकी परेशानी और मनमानी को लेके नेता के पास जाओ तो नेता नहीं मिलते। रामविलास शर्मा जी के पास चले जाओ तो वो नहीं मिलेंगे, और मिल गए तो उनका तो अलग ही व्यवहार है। वो तो डांटना, धमकाना, इस तरह का व्यवहार करते हैं। भाई तेरी सुनने बैठो के,
इस तरह का व्यवहार, तू मेरे पे केला गिरवा, इस तरह की बातें, मतलब इतना लंबा समय दे दिया, इतनी राजनीति करवा दी आपने, हमने इनका साथ दिया, मजबूत किया, उसके बाद भी इस तरह की व्यवस्थाओं में जीना पड़ता है तो तकलीफ होती है। जहां भी जाता हूं, जिस भी गांव में जाता हूं, एक ही बात सुनने को मिलती है, आप जैसे बुजुर्ग नौजवान साथी सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि भाई किसी भी तरह ये दो नेता अगर महेंद्रगढ़ से हटेंगे तो महेंद्रगढ़ की किस्मत खुलेगी, तो महेंद्रगढ़ के विकास के रास्ते खुलेंगे, वरना इन दोनों नेताओं ने तो 45 साल में जो काम कर दिया, इनने जो 45 साल में किया है वो आप और हमारे सामने है। हमारी लगभग 3 पीढ़ियां बीत गई होंगी। हमारे जो बुजुर्ग बैठे, मेरी दादा की उम्र के, आपने जब अपना पहला वोट डाला होगा तो रामविलास शर्मा जी को डाला होगा, रावदान सिंह जी को डाला होगा। पिता तुल्य बुजुर्गों ने जब पहला डाला होगा उन्होंने भी रामविलास शर्मा जी, रावदान सिंह जी। और ये नौजवान साथी खड़े हैं, इन्होंने जब अपना पहला वोट डाला है तो इन्होंने भी रावदान सिंह जी, रामविलास शर्मा जी। हमने जब पहला वोट डाला तो इन नेताओं को डाला। 3 पीढ़ियों से वोट दे रहे हैं। इन 45 साल में हमारी तो 3 पीढ़ी वहीं की वहीं खड़ी है, वहीं की वही चीजें मांग रही है कि भाई सड़क बना दो, अस्पताल बना दो, स्कूल बना दो। और क्या मांगेंगे हम सरकार से? यही तो दे सकती है सरकार। कोई आप और हम अपने घर का काम तो कराते नहीं कि भाई मेरा मकान बना दो, मेरे घर में ये सुख सुविधा ला दो, मुझे कोई गाड़ी दिला दो। ये सब तो कोई नहीं मांगता। एक ही चीज तो मांगता है कि भाई सरकारी स्कूल अच्छा बना दोगे तो बच्चे पढ़ जाएंगे, लाखों रुपए बच जाएंगे। अगर आपने अच्छे अस्पताल बना दिए, यहीं की यहीं इलाज मिलना शुरू हो गया, तो मुझे प्राइवेट में लाखों रुपए नहीं खर्चने पड़ेंगे, यहां से दूर जाके इलाज नहीं कराना पड़ेगा। यही तो मांगते हम। 45 साल में हमें ये चीजें नहीं मिली, और इनको 45 साल में हमने इतना मजबूत होने का मौका दिया, और इन्होंने पूरा उस मौके का फायदा भी उठाया। आज अगर दोनों नेताओं के पूरे परिवार का एक एक सदस्य अगर अपने घर पर बैठ जाए, काम करने के लिए ना निकले, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 पीढ़ियों तक इनको किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली। इतनी व्यवस्था इन्होंने आज बना ली है। गलत तो नहीं कह रहा? तो सही। ये तो देखो, जो समय आता है तो चक्कर ऐसे ही घूमता है जी। आपके और मेरे यहां क्यों नहीं आया, वहीं क्यों जा रहे हैं, तो इस पे भी बात करेंगे। तो ये 7 पीढ़ियों की व्यवस्था इन्होंने बनाई, उसमें कोई कमी नहीं रखी। और आज भी ये चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह बस हम ही बने रहे, और हम नहीं तो हमारा परिवार बना रहे। राजनीति में आप और हमारे बीच में से कोई व्यक्ति निकल के ना आए, ये इनको हमेशा रहा। कोई अगर उठने की कोशिश भी किसी ने की, अगर रावदान सिंह जी को लगा कि ये कांग्रेस में उभरने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने उसे दबा दिया। रामविलास शर्मा जी को लगा ये भाजपा में उभरने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने उसको दबा दिया। आज अगर रावदान सिंह जी से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब अगर ये सवाल पूछ ले कि दान सिंह जी, आपको तो हमने लोकसभा चुनाव लड़ा दिया, अब आप इस बार महेंद्रगढ़ में कोई एक व्यक्ति 2,08,000 वोटों में से हमें बता दो जिसको विधानसभा का चुनाव लड़ा दें, ये पूरे हलके में नजर दौड़ा लेंगे। और आखिरी में ये खड़गे साहब से कहेंगे कि खड़गे साहब, ऐसे में तो मेरा बेटा अक्षत राव ही है जो इस लड़ाई को लड़ सकता है, जो महेंद्रगढ़ के लिए विधायक के लिए सही चेहरा है। उनको 2,08,000 में एक व्यक्ति नजर नहीं आने वाला। और आप और हम भी नहीं जानते कि भाई कांग्रेस में कोई ऐसा दूसरा नाम है जो उनकी जगह चुनाव लड़ सके। है कोई नाम ऐसा जिसको हम ये कह दें कि भाई ये कांग्रेस में उभरता हुआ चेहरा है, ये चुनाव लड़ सकता है? उभरने नहीं दिया। रामविलास शर्मा जी से ये सवाल पूछ लो, नड्डा साहब पूछ ले, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि भाई शर्मा जी, आप तो 75 साल के हो चुके हो, कई बार आपने चुनाव भी लड़ लिए, कई बार आप विधायक भी बन लिए, मंत्री भी बन लिए, इस बार आप 2,08,000 में से कोई एक व्यक्ति बताओ जो आपकी जगह महेंद्रगढ़ में चुनाव लड़े, यहां का विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारा उम्मीदवार बने।
शर्मा जी भी चारों तरफ नजर दौड़ा के एक ही बात कहेंगे, भाई ऐसे में तो नड्डा साहब गौतम से बेहतर व्यक्ति नहीं है। गौतम ही है जो यहाँ के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, इसके अलावा 2,08,000 में कोई ऐसा आदमी नहीं है। अपनी पार्टी के नेता अभी कंवर सिंह जी पीछे 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के पास मिलने पहुंचे तो बोले ये कांग्रेसी है, सुना होगा आपने भी, ये बोले ये कांग्रेसी है, ये भारतीय जनता पार्टी का है ही नहीं, क्योंकि ये टिकट मांगने लग गया। तो इन नेताओं ने ये कोशिश की कि किसी भी तरह कुर्सी पे हम ही बने रहे, इस पे कब्जा हमारा ही रहना चाहिए, और अगर हमारे बाद किसी का हो तो हमारे बेटों का होना चाहिए, इसके अलावा कोई व्यक्ति राजनीति में ना आए। कांग्रेस का मतलब रावदान सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब रामविलास शर्मा जी। हम लोगों ने पार्टी से दूसरे चेहरे ही नहीं देखे। अब ये वक्त आ गया कि इनको रिटायर कर दिया जाए। जिस तरह इलाके का हर एक व्यक्ति ये बात कह रहा है कि इनको बदलने के बाद ही महेंद्रगढ़ का रास्ता खुलेगा, तो हम भी ये कहते हैं कि इनको रिटायर कर देंगे, इनकी राजनीति को खत्म कर देंगे, क्योंकि ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। ये अगर हम सोचे कि भाई चुनाव लड़ना बंद कर देंगे तो ना, इनको चुनाव लड़ना छोड़ना इनके ख्वाब में भी नहीं आता कि हम चुनाव ना लड़े। कभी आखिरी बात उड़ान बात करेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कहेंगे एक बार एक मौका और दो, इस बार सरकार बनेगी, इस बार मंत्री बनेंगे, इस बार कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा। ये इसी तरह से कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं और अपने बात सिर्फ अपने परिवार का। अब आपको तय करना है, इस बार आपको तय करना है कि इन नेताओं का परिवार बनाने के लिए, इनका घर बनाने के लिए वोट डालना है, या फिर अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए वोट डालना है। आम आदमी पार्टी से जुड़ के 2 साल से आपके बीच में मेहनत कर रहा हूं, और सिर्फ इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से, संस्कारों से आपने पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, कामयाब बनाया। तो ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता है हमारा कि हम अपने इलाके की इस पिछड़ेपन की लड़ाई को लड़े, आपके हमारे अधिकार के लिए लड़े। इसी सोच के साथ इस मैदान में मेहनत कर रहे हैं। और 2 साल में आप लोगों के बीच में आना जाना भी हुआ, आपने भी सुना होगा, टीवी अखबार के माध्यम से भी देखा होगा, और मिलते जुलते लोगों ने चर्चा भी की होगी। आपके बेटे ने एक काम जरूर आप लोगों के लिए किया है कि इस क्षेत्र में 2 साल के अंदर कोई एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने जो ये कह सके कि 1 रुपए की बेईमानी करके मैं इस मैदान में उतरा हुआ हूं, किसी के साथ छल कपट करके इस मैदान में चल रहा हूं। पूरी ईमानदारी से आपके लिए, हमारे लिए, इलाके के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्यों आम आदमी पार्टी चुनी? और भी बहुत सारी पार्टियां थी, जेजेपी चुन लेते, इनेलो चुन लेते, बसपा में चले जाते। दिल्ली के अंदर एमबीबीएस एमडी करने के बाद नौकरी करने गया, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहां आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से लोगों के काम किए हैं, ये देख के ये मन बना कि अगर ऐसी पार्टी हमारे क्षेत्र में पहुंच जाएगी तो आम लोगों को किसी नेता के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, आम लोगों की घर बैठे सारी जरूरतों पे काम करने वाली ये पार्टी है। ऐसी पार्टी को साथ में लेके निकलते हैं तो इलाका मजबूत होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर 2015 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। 70 में से 67 सीटें दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को दी, और आज दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाए। शानदार सरकारी स्कूल कैसे? जो हमारे प्राइवेट स्कूल है जिनमें हम लाखों रुपए फीस देते हैं ना, वो भी उनके आगे कहीं टिकते नहीं है। इतनी शानदार व्यवस्था, एक आम परिवार का, गरीब परिवार का बच्चा पहली बार हिंदुस्तान में मुफ्त में इतनी शानदार व्यवस्था में पढ़ाई पढ़ रहा है, इतनी शानदार व्यवस्था में अपना भविष्य बना रहा है। और आज उन्हीं स्कूलों से हजारों डॉक्टर निकल रहे हैं, इंजीनियर निकल रहे हैं, आईएएस आईपीएस की परीक्षा में छात्र निकल रहे हैं। यानी कि आम लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का काम अगर किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया।
दिल्ली के अंदर अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक से बड़े अस्पताल में चले जाओ आपको डॉक्टर मिलेगा, सारी दवाएं मिलेगी, सारी जांच मिलेगी। कहीं पे 1 रुपए के पर्चे से लेके 10 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, आपको अपनी जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। आम व्यक्ति का इलाज वहां मुफ्त में होता है। दिल्ली सरकार उस इलाज की जिम्मेदारी लेती है। अरविंद केजरीवाल जी ये जानते हैं कि अगर गरीब व्यक्ति बीमार पड़ जाए, क्योंकि बीमारी किसी का मुंह देख के नहीं आती जी, अमीरी गरीबी देख के नहीं आती। अगर गरीब परिवार का कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और जब वो इलाज कराने निकलेगा तो भरोसा नहीं है, जमीन बेचनी पड़ेगी, घर बेचना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा और उसके बाद भी इलाज होगा कि नहीं होगा। ये आम व्यक्ति की आज की हालत है। इस हालत में आम व्यक्ति को ताकत देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने यह व्यवस्था वहां बनाई। 2400 घंटे बिजली देना और उसमें भी 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देना। अब जब हम ये बात कहते हैं कि वो बिजली मुफ्त देते हैं, वो पानी मुफ्त देते हैं, वो महिलाओं को यात्रा मुफ्त कराते हैं बसों में, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, तो कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं भाई ये मुफ्त की राजनीति है, लोगों को आप मुफ्त में चीजें बांट के और वोट लेके राजनीति करते हो, ये गलत राजनीति है, इससे देश एक दिन कर्जवान हो जाएगा। आप एक बात बताओ कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त की तो एक परिवार को 1100 से 1200 रुपए की बचत हुई। अगर उसको इलाज मिला तो कुछ हजार, 2-4 हजार रुपए महीने के वो इलाज के बच गए। उसके बच्चे को अगर मुफ्त शिक्षा मिल गई तो 2,500-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए स्कूल की फीस के बच गए। अगर सारा भी जोड़ कर लेंगे तो एक परिवार में लगभग 10 से 15 हजार रुपए हर महीना की बचत अरविंद केजरीवाल जी की सरकार वहां कर रही है। और ये लाभ किसे मिलता है? ये लाभ उन लोगों को मिलता है जो सरकार के आधार पे, सरकार पर जिनका जीवन निर्भर करता है, जो सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेगी। उसके लिए तो है नहीं जो संपन्न व्यक्ति है भाई, जिसके पास करोड़ों रुपए हो, जिसके पास अनाप शनाप संपत्ति हो, उसे तो कोई जरूरत है नहीं। वो तो ना बस से जाता, ना ट्रेन से जाता, ना सरकारी अस्पताल में जाता, ना वो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये आम लोगों की जरूरत है। और 10 से 15 हजार रुपए अगर उस परिवार के बचते और ये सारी की सारी सुविधाएं उस परिवार को मिलती है तो ये 10 से 15 हजार रुपए उसे गरीबी से लड़ने में ताकत देते हैं। ये है तरीका आम आदमी पार्टी का, आम आदमी को मजबूत करने का। जब ये सारी चीजें करने लगे तो 2020 के अंदर दिल्ली की जनता ने, जब चुनाव आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भाई 5 साल के काम से अगर आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं, तो फिर से मौका देना, वरना मत देना। और नतीजा आपके सामने है। 2020 के चुनाव में दिल्ली की जनता ने 70 में से 62 सीटें फिर से आम आदमी पार्टी की झोली में डाली और वहां सरकार बनाई। जब इतनी मजबूत सरकार काम के आधार पे दोबारा बनी तो इन पार्टियों को तकलीफ होने लग गई, इनको डर लगने लग गया कि लोग जो है वो काम के नाम पे वोट देना शुरू कर चुके हैं। अब हमारे लिए ये मजबूरी है कि हमें भी जनता के काम करने पड़ेंगे। आज लोग सवाल पूछते भाई हमारे यहाँ ये क्यों नहीं किया, हमारे यहाँ ये क्यों नहीं किया, हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दी, हमारे यहाँ अस्पताल क्यों नहीं बनाया, सबके सब सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। जब इस तरह की राजनीति करनी पड़ रही है तो इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि इनका काम चल जा रहा था। ये तो जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस तरह से राजनीति में बांट के वोट लेके और सरकार बनाने में विश्वास रखते थे। अब इनको काम करना पड़ेगा। तो इस डर से अरविंद केजरीवाल की इस काम की राजनीति को जब जनता पसंद करने लगी तो उन्होंने एक घोटाला बनाया, नया घोटाला, शराब घोटाला, और उसमें आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को अंदर डालना शुरू किया। आज जो ईडी हमारे महेंद्रगढ़ शहर में घूम रही है, इस ईडी ने पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली के बड़े बड़े मंत्री सारे के सारे जो आम आदमी पार्टी के हैं, हमारे मुख्यमंत्री तक को नहीं बख्शा। इन्होंने खूब छापेमारी की, सीबीआई ने खूब छापेमारी की, आईटी ने खूब छापेमारी की, इनकम टैक्स वालों ने, पुलिस ने रेड मार ली। मनीष सिसोदिया को अंदर कर दिया, सत्येंद्र जैन जी को अंदर कर दिया, संजय सिंह जी 6 महीने जेल काट कर आए, अरविंद केजरीवाल जी अंदर है। इन
6 महीनों में, ना इन 1.5 साल में इन्होंने सैकड़ों रेड मारी होंगी, चाहे वो ईडी की लगा लो, सीबीआई की लगा लो। लेकिन एक ताकत अरविंद केजरीवाल के अंदर है कि सैकड़ों रेड मारने के बाद, इन सारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी 1 रुपया काला धन, 1 रुपया चोरी का, 1 रुपया भ्रष्टाचार का आज तक बरामद नहीं हुआ। ये ताकत ईमानदारी के अरविंद केजरीवाल की है। और इसके साथ साथ समझौता नहीं किया। आम लोगों से वोट लिया था काम करने के लिए, ये वादा किया था गारंटी के रूप में कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे, काम करेंगे आपके लिए। आज तक इनके सामने घुटने नहीं टेके, इनके सामने झुके नहीं। अरविंद केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया, जो सारे के सारे नेता जेल जाना पसंद करते हैं, संघर्ष करना पसंद करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाना पसंद नहीं करते। ये चुनाव आने से पहले सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि वो ईडी के साथ शुरुआत करेगी, सीबीआई से शुरुआत करेगी। आज हरियाणा में ईडी ने दस्तक दी है, मतलब चुनाव आ गया है। ये पहला दौरा ईडी का और सीबीआई का शुरू कर दिया है, तो मतलब जल्दी अब चुनाव होने वाले। ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में लग गई है। अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई को ईमानदारी से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब ये पार्टी यहां पे भी करेगी ये सब काम, तो एक बड़ी मजबूरी है कांग्रेस वालों के साथ। ये आम आदमी पार्टी की ताकत है, क्योंकि ईमानदारी से काम किया है तो डर नहीं लगता, लड़ाई लड़ लेते हैं। कांग्रेस के साथ क्या मजबूरी है कि अब तक आपने देखा होगा कि इनके बहुत सारे नेता, इधर से ईडी की रेड पड़ती है और उधर से फिर जाके वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। और जैसे भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनके सारे काले कारनामे धुल जाते हैं। अगर कहीं कोई नहीं जाता तो उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि भाई तू तेरी पार्टी में रह के तेरी पार्टी को खत्म करने का काम करेगा। वो काम में लग जाता है। अभी देखा होगा लोकसभा चुनाव में 2 कैंडिडेट टिकट ले आए दूसरी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव से पहले छोड़ दिया मैदान। यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव ही नहीं लड़ना पड़ा। ये व्यवस्था कांग्रेस के साथियों के साथ हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में जब तक कांग्रेस का राज रहा कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सारे देश ने 2014 में किस चीज के लिए लड़ाई लड़ी थी? इसी चीज के लिए तो लड़ाई लड़ी थी कि देश भ्रष्टाचार में डूब रहा है, भ्रष्टाचार में डूब रहा है, कांग्रेस से छुटकारा दिलाया जाए, कांग्रेस मुक्त बनाया जाए। तो आज भी कांग्रेस के जो नेता हैं उनका वही पुराना काम सामने आता जा रहा है। हम तो कहते हैं कि भाई आज हमारे इलाके में ईडी आई है, हमारे नेता पे छापेमारी हो रही है, और ये दुआ करते हैं कि भाई हमारे नेता साफ निकले, क्योंकि उन्होंने हमारी वोट की ताकत से बहुत बार विधानसभा पहुंचने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस पे हमें इतना भरोसा जरूर है कि कांग्रेस के नेता, चाहे वो इनकी मर्जी से या बेमर्जी से, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेंगे जरूर। ये तकलीफ है, और इसी से ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो ईडी की छापेमारी है ये कमजोर करेगी उनको। कुछ ना कुछ ये निकाल कर लाएंगे। जो बड़े बड़े घोटालों की बात कर रहे हैं, उस 1390 करोड़ का घोटाला है, बैंक का लोन लेके कोई घोटाला किया, पैसा लौटाया नहीं। इससे पहले भी कोई हजारों करोड़ की चर्चा चल रही थी। तो इस तरह की चर्चा कांग्रेस वाले नेताओं के लिए आम है। जिस तरह से इनका वर्चस्व है, जिस तरह से ये लोग पैसे में माने जाते हैं कि आज बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो वो पैसा इतना ज्यादा कैसे बनाया ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें इस तरह का हाथ तो मिलेगा ही। तो आज आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करने आया हूं, ये प्रार्थना करने आया हूं कि हमारे इलाके के नौजवानों को रोजगार मिल सके, हमारे इलाके के लिए विकास के रास्ते खुल सके। ये जो बच्चे हैं इनके लिए आपको लाखों रुपए फीस ना भरनी पड़े, सरकार इनकी जिम्मेदारी ले और अच्छे सरकारी स्कूल बनाए, अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए, ताकि आप और हम लोग मजबूत हो, गरीब लोग मजबूत हो। जो लोग वोट देते हैं 5 साल के लिए, उन लोगों को वोट से ताकत मिले, वापस सरकार उनके लिए काम करे, ये व्यवस्था बने। इसके लिए आप सबका सहयोग मांगने आया हूं, और एक अच्छी ईमानदार पार्टी के साथ जुड़कर आया हूं।
आज हरियाणा के अंदर अगर तीसरे नंबर की उभरती हुई कोई पार्टी है जो कि तेजी से उभर रही हो, अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा 1 सीट पे चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन के साथी थे, 9 सीट पर कांग्रेस लड़ रही थी और 1 सीट पर हम लड़ रहे थे। 1 सीट पे हमारे सुशील गुप्ता जी ने 5,14,000 वोट लिए लगभग, और ये वोट बाकी तीनों पार्टियां चाहे जेजेपी, इनेलो और बसपा, इनके 10 की 10 सीटों के 10 कैंडिडेटों के वोट जोड़ लेना आप। मेरे कहने का मतलब है कि तीनों पार्टियों के 30 कैंडिडेट के वोट जोड़ लेना, उन 30 कैंडिडेटों के वोट कम पड़ जाएंगे, अकेले सुशील गुप्ता जी के 5 लाख वोट ज्यादा निकलेंगे। ये उभरती हुई पार्टी का आपको एक सीधा सीधा संकेत है कि आज हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूती से जनता के बीच में जा रही है। अच्छा, जब हम ये बदलाव की बात करते हैं और जब मैं आपसे ये निवेदन करता हूं तो आप सब लोगों के मन में एक चिंतन आ जाता है कि भाई डॉक्टर, बात तेरी ठीक है, 45 साल हो गए, चाहते हम भी बदलाव हो जाए, चाहते हम भी कोई भाई नया आ जाए, लेकिन ये बहुत बड़े दिग्गज नेता, भाई बड़े बड़े नेता हैं, एक तो कांग्रेस में भाई दूसरे नंबर का आदमी बन गया, एक रामविलास शर्मा जी इतने बड़े, इनको प्रधानमंत्री नाम से जानता है, तो इनसे लड़ाई कैसे लड़ेंगे? इतना आसान तो नहीं है लड़ाई लड़ना। तो एक आधा बीच में ये भी कह देते हैं भाई डॉक्टर 2-3 योजना तो लगेंगी लड़ने में, फिर कहीं कोई बात बढ़ेगी। तो मैं ये कहता हूं कि आम आदमी पार्टी ये जानती है कैसे लड़ा जाता है इन दिग्गज लोगों से, कैसे इनके राजघराने को हटाया जाता है, कैसे इनके कब्जे से लोगों को छुड़ाया जाता है। पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने गई आम आदमी पार्टी, इसी तरह की चर्चा, आम लोग कहने लगे भाई अरे कहां लड़ने आ गए यार तुम लोग, इन आम लोगों को साथ में लेके, ये तुमने गांव के पकड़ लिए। बोले ये प्रकाश सिंह बादल है, इसका पूरा परिवार विधानसभा में जाता है। बोले ये कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा हैं, इनका पूरा परिवार विधानसभा जाता है। ये चरणजीत सिंह चन्नी है, 2 बार के मुख्यमंत्री, अपने इलाके में इनकी तूती बोलती है और यहां के मुख्यमंत्री बने। तो बोले इन सब से लड़ना तुम्हारे बस की कहां बात होगी। अरविंद केजरीवाल जी ने आम लोगों को साथ में जोड़ा, और आम लोगों को जब ये बात समझ में आ गई कि राजनीति में 5 साल में ये अवसर हमें इसलिए मिलता है कि हम अपने इलाके के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सही पार्टी, सही व्यक्ति को वोट देकर अपना भविष्य सुधार सकते हैं, तो वहां के लोगों ने जब ये तय कर लिया तो नतीजा आपके सामने है। आज प्रकाश सिंह बादल का पूरा परिवार, चरणजीत सिंह चन्नी जी का पूरा परिवार, कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा परिवार घर पर बैठा है, एक भी व्यक्ति विधानसभा की दहलीज नहीं चढ़ सका। ये ताकत आम आदमी पार्टी के पास है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई में हम लोग अगर ये सोचेंगे कि भाई 10-15 साल लगेंगे तो नुकसान हमारा है। मैं ये संघर्ष इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे एमएलए बनना है, या आपसे ये नहीं कह रहा मुझे ही बनाओ। जो भी आपके 2,08,000 यहां का लोकल व्यक्ति, आपका बीच का व्यक्ति आपको लगे कि काबिल है और सही पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो काम करने वाली पार्टी है, आप उसका साथ दे दो, मैं भी आपके साथ लगूंगा। लेकिन ये मौका अगर हमने चूक दिया तो 5 साल बीत जाएंगे। 5 साल बीतेंगे तो क्या होगा बाबूजी? कुछ तो चले जाएंगे साथ छोड़ के, सही बात है। और जो बच्चा आज 10वीं क्लास में है वो 12वीं पास कर जाएगा, उसको कहीं ना कहीं कॉलेज में जगह चाहिए होगी, यानी 5 साल में आप लाखों रुपए और खर्च करोगे। कुछ लोग अस्पताल में कर्जवान बन जाएंगे, जा जाके अपनी जमीन बेच देंगे। तो इस तरह से सबका नुकसान होगा। 5 साल में इंतजार ही करना पड़ेगा। इनको तो दोबारा मौका दिया तो आपने 45 साल में देख ही लिया। इस बार बदलाव की लड़ाई में सहयोग करो। आपको मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि ऐसी पार्टी है, अगर आपने यहां से उसका हाथ मजबूत किया, आज आम आदमी पार्टी को यहां पर मजबूत किया, तो ये 45 साल की जो गंदी राजनीति है इसको 5 साल में साफ करके और अच्छी राजनीति के रास्ते आपके बीच में खोल देगी। अंत में यहां पहुंचने पर आपने इतनी बड़ी संख्या में
समय निकालकर मेरी बात को सुना, उसके लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलत बात निकली हो तो हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाया होऊंगा और आप सब भी सहमत होंगे। जब आप ये कहते हैं कि भाई आपने गलत नहीं कहा, तो फिर सारी की सारी बातें अगर सच हैं और हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, तो एक जोरदार नारे में आपका सहयोग चाहूंगा। दोनों हाथ उठा के जितनी तेज आवाज में आपकी तरफ से आवाज आएगी, उतना हौसला मेरा बढ़ेगा, उतना इस बदलाव की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। और आज जोनावास गांव में ये मैसेज चला जाएगा, ये संकेत चला जाएगा कि बदलाव की लड़ाई में जोनावास के गांव के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने अपना सहयोग देना शुरू कर दिया, मजबूती से सहयोग देना शुरू कर दिया। तैयार है जी? दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जोनावास गांव की सदा जय हो। आप सबके इस आशीर्वाद, इस प्यार का सदा ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।